वो आई आएगा। अगर वो आई आएगा तो यहां से ना एक अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का रास्ता खुल जाएगा। आपको याद हो तो हमने बताया था कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स 0 1 इसकी इससे मल्टीप्लाई 0, इसकी इससे मल्टीप्लाई 0, लास्ट वाले की इससे मल्टीप्लाई 0, लास्ट वाले की फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई 1। परफेक्ट। इसका मतलब ये जितनी भी मैट्रिसेस दी जा रही हैं वो सारी मैट्रिसेस इस तरह से हैं कि उनके उनके ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन का सम जो है ना वो आई आएगा। अगर वो आई आएगा तो यहां से ना एक अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का रास्ता खुल जाएगा। आपको याद हो तो हमने बताया था कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जो कि अपने ही ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करती है ना और आई देती है वो ऑर्थोगोनल कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए ना तो यहां से इंटरेस्टिंग पार्ट क्या निकल के आ रहा है कि x के नाम पे सिग्मा पी के इंटू में इस पूरे को अगर मैं q मान लूं और इसे p के ट्रांसपोज देख रहा हूं मैं, जहां पे k की वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक है क्योंकि 6 अलग अलग को दिखाने का शॉर्टकट तरीका है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, x इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। x अपने आप में एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका ट्रांसपोज करने पे वापस वही हो जाए, है ना, यही ना। तो मतलब ये कि मेरे को किसी ने कहा इस पूरे का ट्रांसपोज, राइट है, इस पूरे का ट्रांसपोज करूं मैं। ठीक है, तो मेरे पास में x अगर ये है तो मैं इस पूरे का ट्रांसपोज करने की सोच रहा हूं। x का ट्रांसपोज करूंगा तो इस सिग्मा में p के q p के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सोच रहा हूं, है ना। अब देखो होता क्या है ना, जब हम सिग्मा देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है हमने नोट्स में ये सब नहीं पढ़ा। मत सही में आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, हमने नोट्स में नहीं पढ़ा। बट दिमाग क्या कहता है? दिमाग कहता है कि एक बार थोड़ा धैर्य से सोच कि सिग्मा का मतलब सब में प्लस है। सब में प्लस है तो हमारे दिमाग में आएगा जैसे a प्लस बी, याद है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ a प्लस बी का ट्रांसपोज के टाइम पे ट्रांसपोज सबके ऊपर ठहर जाएगा, याद है ना। क्या इसका रूल होता है? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। भाई सिग्मा का मतलब बीच में प्लस है ना, सिग्मा का मतलब बीच में प्लस है, ठीक है ना। अगर सिग्मा का मतलब बीच में प्लस है तो सबके ऊपर ट्रांसपोज ठहरेगा, माने पहले पे भी ठहरेगा दूसरे पे भी ठहरेगा। पहला दूसरा क्या वो भी बताता हूं। P1 जब k की जगह 1 जाएगा तो P1 हो जाएगा, फिर अगली बार P2 हो जाएगा, तो सबके ऊपर ट्रांसपोज ठहरेगा। अब देखो एक बार जरा मन की आंखों से देखो, जैसे यहां पे लिखा है P1 Q, P1 का ट्रांसपोज, इसके ऊपर ट्रांसपोज आया, प्लस अगली बार क्या आएगा? P2 Q, P2 के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसे ही तो आएगा। एंड सो ऑन चलता रहेगा, सोचते रहो बस, है ना। थोड़ी सी देर के लिए अगर आप सोचोगे तो पता चला पहले तो सिग्मा की वजह से हर किसी के ऊपर ट्रांसपोज आया। जब सबके ऊपर ट्रांसपोज आया तो सब मल्टीप्लाई में थे, तो रिवर्सल लॉ में खुला। जब रिवर्सल लॉ में खुलेगा तो P1 के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बनेगा, इसी तरह Q का ट्रांसपोज बनेगा और एक P1 का ट्रांसपोज बनेगा। अच्छा, अब ध्यान से देखो और सोच के बताओ कि P1 के ट्रांसपोज को P1 ही बोलेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है मन की आंखों से? P1 Q, P1 का ट्रांसपोज, ये दिख रहा है। पास वाला क्या दिखेगा? P2 Q, P2 का ट्रांसपोज, हाँ या ना। अब बस सारा खेल किसका है? Q के ट्रांसपोज का है। क्या Q का ट्रांसपोज मुझे वापस Q दिलवा पाएगा? अगर दिलवा पाएगा तो मैं कह दूंगा X ट्रांसपोज वापस मिल गया मेरे को। अगर ये Q ट्रांसपोज भी Q ही दे दे तो फिर तो काम बन गया। अब जरा Q पे आ जाओ। Q मैंने इसको माना था, है ना। अब जरा Q का ट्रांसपोज सोचते हैं। आइए, Q का ट्रांसपोज, इस 213 को यूं बिछा दूं, इस 102 को यूं बिछा दूं, 31321 को यूं बिछा देता हूं। बिछा दूं, जरा पहचानो कि क्या यही मैंने Q माना था कि नहीं माना था। इसका मतलब ये कि जब मैं ट्रांसपोज लगाऊंगा, ठीक है, तो हम जब है ना एक पे ट्रांसपोज लगाएंगे तो पता चला हमारा सबका ट्रांसपोज बन गया, तो हमको पता चला Q1 का ट्रांसपोज Q बन जाएगा। तो एक तरह से मुझे वापस सेम चीज मिल रही है।
क्या जो मैंने यहां पे ऊपर से लगाया था ना, सेम वही ट्रांसपोज करने पर भी वही सेम टू सेम मिल जाएगा। माने मुझे यहां से इतनी सी दूर दूर तक चलते ही मुझे पता चला कि वापस मेरे हाथ में क्या आ गया, एक्स आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। क्या मेरी बात समझ में आई ये बात कि ट्रांसपोज से वापस ही मिल गया, तो वाकई में एक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से उठेगा। दोबारा से सोच लेना क्या क्या किया, मैं एक बार दोबारा पूरी चीज को दोबारा समझा देता हूं। मैंने क्या क्या किया सोच लो, ठीक है। सोचेंगे तो क्लिक करेगा। देखो मैंने सबसे पहले के की जगह 1 2 3 4 5 6 का छोटा लिखा, P1 Q P1 का ट्रांसपोज, P2 Q P2 का ट्रांसपोज, ऐसे लिखा, सही है। और ये जो कुछ भी लिखा है सिग्मा में इसके ऊपर ट्रांसपोज लिखवा दिया, सही है। अच्छा फिर अपने को बताया ट्रांसपोज सबके ऊपर पर्सनली आता है, तो सबके ऊपर पर्सनली ट्रांसपोज आया, ठीक है, एंड सो ऑन होता चला गया। फिर क्या हुआ, फिर ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में रिवर्सल लॉ फॉलो करता है, तो ये P1 बन गया, याद है P1 के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इधर बना Q का ट्रांसपोज, ये बन गया P1 का ट्रांसपोज। नाउ इट इज P2 Q का ट्रांसपोज P2, सही है, P2 ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है ना, P2 ट्रांसपोज ऐसे बन गया, एंड सो ऑन। और मुझे पता चला Q का ट्रांसपोज इज Q अगेन, तो मुझे मिल रहा है वापस से P1 Q P1 का ट्रांसपोज, P2 Q P2 का ट्रांसपोज, राइट है। और इस वजह से मुझे वापस से X ही मिल रहा है, तो मुझे पता चला X का ट्रांसपोज अगर मुझे X दे रहा है तो मैं चिल्ला के बोलूंगा भैया मुझे क्या मिल गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिसीव हो गई है। अब ये तो हुआ फर्स्ट ऑप्शन। पहले ऑप्शन के बाद में जब हम दूसरे ऑप्शन पे गौर करेंगे ना, तो सेकंड ऑप्शन देखो जरा, बड़ा मस्त है ये क्वेश्चन। सेकंड ऑप्शन में वो कह रहा है सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, काश उसने गरीब बच्चों के लिए ट्रेस लिख दिया होता तो वो बहुत खुशी से मान जाते कि हाँ सर ये आता है सर अपने को। अब देखो जरा ध्यान से कि सामने वाले ने ऑप्शन बी में क्या मांगा, ट्रेस मांग लिया। किसका ट्रेस मांगा, एक्स का ट्रेस मांगा। अब कोई एक्स का ट्रेस मांगेगा तो आगे वाले पे ट्रेस जाएगा, लेकिन सर मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा कि सिग्मा पे कैसे ट्रेस लगाऊं, सिग्मा पर कैसे ट्रेस लगाऊंगा। तो P1 Q है ना, इसको P1 की जगह PK ही लिख देता हूं आपके लिए, कितना PK Q PK के ट्रांसपोज का ट्रेस, सर इसका ट्रेस पता करना है, ओके नो इशू, नॉट एन इशू, नॉट एन इशू। लेकिन बेटा तू ऐसे क्यों सोचता है कि तू दुनिया का सबसे कमजोर आदमी है, छोटी छोटी बातों में सोचा कर। सिग्मा माने प्लस, सिग्मा माने प्लस, इतना तो तेरे को पता चलता है ना, ये प्लस लिखा हुआ है, मतलब चीजें खुलती हैं कि नीचे प्लस आएगा। अब याद कर कि अगर बाय द वे चीजों में ट्रेस ऑफ A प्लस बी लिखा है, तो क्या मैं इसे ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ बी नहीं लिखता था। तो इसका मतलब ये कि जैसे ही ट्रेस इस पे जाएगा सब पे ट्रेस आ जाएगा, मानते हो आप ये बात। इसका मतलब ट्रेस इसमें से हर बंदे पे आएगा, ये भी आप मानते हो। अगर ट्रेस हर बंदे पे ट्रेस आएगा तो मुझे ये भी समझा दो कि जब ट्रेस हर बंदे पे जा रहा होगा, है ना, सोच के बताना, ठीक है। अब एक बार के लिए मैं थोड़ी सी देर के लिए दिखा रहा हूं, थोड़ी सी देर के लिए दिखा रहा हूं। ट्रेस आ गया है P1 पे Q पर P1 के ट्रांसपोज पर, फिर अगली बार आ रहा है ट्रेस आ गया है P2 पर Q पर P2 के ट्रांसपोज पर, एंड सो ऑन, एग्री और नॉट एग्रीड। इसके बाद में ऐसा लिखना सही या गलत, सही है, परफेक्ट, सोच लिया आपने, ट्रेस सब पे आ गया है, मानते हैं आप ये बात, है ना। अच्छा अगर ट्रेस सब पे आ गया तो मेरे को जरा जल्दी से बताइएगा, अगर ट्रेस सब पे आ गया है तो क्यों ना मैं इसे सिग्मा के अंदर ट्रेस ऑफ PK Q PT लिख डालूं। क्यों, क्या कहते हो आप, मैं ट्रेस को अंदर क्यों नहीं लिख सकता, ऐसा लिख देता हूं छोटा करके, ऐसा लिख सकता हूं ना, मतलब ट्रेस सिग्मा के अंदर लिख दिया। अब ये चीजें आपने तो नहीं बताई थी सर, एडवांस में मेरे को अचानक सोचनी पड़ गई। हाँ डेफिनेटली, एडवांस का मतलब ये आप सोचो बिल्कुल कितना नाम के साथ परफेक्ट है। वट एवर टीचर टॉट टू यू, नाउ यू हैव टेकन अ स्टेप एडवांस टू इट, ठीक है। जो भी आपके सर ने पढ़ाया आपको वहां जाकर के उससे एक उच्च स्तर का सोचना है, थोड़ा ऊपर के लेवल पे जाके सोचना है। तो इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा सोच लिया आपने। अच्छा अगर आपने सोच लिया तो वो चीज सोचो। देखो अब मैं बताता हूं यहां पे कैसे आखिरकार रूल टू रूल काम होता है। रूल कहता है कि जब मैंने ट्रेस की प्रॉपर्टी लिखवाई थी तो उसमें आखिरी प्रॉपर्टी में लिखवाया था कि ट्रेस ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BA होता है। आखिरी प्रॉपर्टी ये लिखवाई थी,
ठीक है, कैसे खतरनाक सी चीज, ये किताबों में सिर्फ ये इतना ही लिखा हुआ मिलता है, इसके आगे नहीं मिलता। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मतलब ये कि कभी भी कोई दो मैट्रिसेस, कभी भी कोई दो स्क्वायर मैट्रिसेस दे रखी हो तो उनकी पोजीशनिंग आगे पीछे करने पर ट्रेस सेम रहता है, ऐसा ट्रेस की प्रॉपर्टी ने बोला है। दोबारा बोलता हूं, क्या बोला मैंने? अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ट्रेस लेने पर उनकी पोजीशनिंग आगे पीछे करने पर भी ट्रेस सेम रहता है। ये बात समझ में आई? अगर कल को मान लो कहानी में तीन तीन मैट्रिक्स हो जाएं तो क्योंकि ट्रेस की प्रॉपर्टी दो पे ही कही गई है, ट्रेस की प्रॉपर्टी दो के लिए ही कही गई है, इसीलिए आप सिर्फ दो के साथ ही ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने जनरलाइज करके कोई प्रॉपर्टी किसी बुक में नहीं लिखी है, तो आप अपनी तरह से जनरलाइज करके ट्रेस एबीसी को सीएबी वगैरह ऐसे पलट पलट के नहीं लिखेंगे। हां, दो के लिए कहिए, दो के लिए चलिए। अगर आपने इसे एक मैट्रिक्स मान लिया बीसी को, तो आप बीसी को आगे कर लें, ए को पीछे कर लें। क्या मेरी बात समझ में आई? है ना? अच्छा, इन केस अगर सर जी मैंने आपकी ही बातों से प्रेरित होकर के, है ना, अगर एबीसी में जैसे आपने बीसी को एक माना, अगर मैंने एबी को एक मान लिया होता तो हां, तो हम ट्रेस एबीसी को एबीसी कहते और उस केस में इसका ट्रेस इज इक्वलेंट टू सी ए बी हो जाता। ये तीन तरह की संभावनाएं होती, इसके सिवा कोई भी नई संभावना नहीं बनती है। और ये बात उस समय पर वहां बैठे उस टॉपर बच्चे को पता होनी चाहिए थी, और उसे पता थी। उसने प्रैक्टिस कर करके छोटी छोटी चीजें अपने टीचर से पूछ पूछ के उसके प्राण पी पी करके निकलवा ली थी, क्योंकि टीचर भी देख पर के एक बार सक पका गया होगा कभी उसने जब ये क्वेश्चन पूछा होगा, फिर टीचर को रात भर समय दिया गया होगा, उसने सारी किताबें खंगाली होंगी। बच्चा अपने दूसरे क्वेश्चंस में फिजिक्स केमिस्ट्री मस्त था, टीचर मैथ्स का अपनी दुनिया में लगा पड़ा था कि यार आज बच्चा पूछ के गया कोई, ठीक है अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैं एक बार के लिए हैंग हो गया था, ला यार बैठ करके आज डिस्कस करते हैं, मिलकर के चेक करते हैं यार, पूरा पूरा नेट छान दिया, किताबें छान दी, समझ में नहीं आया, फिर बैठे बैठे खुद ने कुछ निकाला और ऐसी कुछ बात निकली उसके दिमाग में कि यार ये तीन पोजीशन संभव है। और फिर उसे समझ में आया कि अगर ये तीन पोजीशन संभव हैं तो व्हाई नॉट कि मैं इन दो को एक यूनिट मान लूं। अगर मैं इन दो को एक यूनिट मानता हूं तो ट्रेस रहता यही, पीके टी को आगे ले जाता हूं तो पीके ट्रांसपोज इनटू में पीके क्यू बना देता हूं। क्या कहते हो आप? अगर ऐसा कह दिया तो आपको पता होगा, थोड़ी सी देर के लिए मैं ये वाले ब्रैकेट हटाता हूं और अब आपसे पूछता हूं, क्या ये और ये एक ही बात है या नहीं है? अगर ये एक ही बात है तो आप तो जानते ही हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज आई, तो ये एक रह गया ट्रेस ऑफ क्यू। क्या मेरी बात समझ में आई? तो नाउ इट इज सिग्मा ट्रेस ऑफ क्यू। क्या बात है? क्या आपको मेरी बात पकड़ में आ गई? अच्छा, अब आप में से कितने लोग ये बात समझ गए कि ये ट्रेस ऑफ क्यू तो रहा सर, लेकिन ढंग से देखिएगा, मन की आंखों से देखना, आपने आई परफेक्ट पकड़ा। एक बार के लिए समझो, k की वैल्यू 1 थी, k की वैल्यू 1 थी, तो 1 के लिए आई क्यू माने क्यू, फिर 2 के लिए आई क्यू माने क्यू, फिर 3 के लिए आई क्यू माने क्यू। कुल मिलाकर के क्या हमारे पास में 6 क्यू आए या नहीं आए? क्या हमारे पास में कुछ 6 क्यूज आए या ट्रेस ऑफ क्यू ही आया? माने मेरे को बाहर 6 लगाना है या नहीं लगाना? बताओ साहब, लगा दूं सोच करके, है ना? तो आप बोलो तो मैं 6 लगा दूं या नहीं लगाऊं? 6 तो लगा ही रहा हूं। अब ट्रेस ऑफ क्यू भी बोल दो, क्यू का ट्रेस तो पता ही होगा 3, तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर इज 18। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? है ना? इस क्वेश्चन ने ठीक मुझे वैसे ही हैरान करा था, मेरे को ये समझ में नहीं आया इन्होंने क्यू को गायब कैसे कर दिया, क्यू बीच में से कैसे हटा लिया, कौन सी ऐसी चीज का, किसका पोस्ट प्रोडक्ट किसका प्री प्रोडक्ट करा गया था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। ये जो चीजें होती है ना, ये सच में हमारे साथ ही होती है। ये ऐसा नहीं है ये आपको कोई कहानियों में सुनाता है, जो ऐसा होता है कि एक बार के लिए बच्चा पूछता है और हम हैंग हो जाते हैं, और बच्चा ये नहीं मानता, इंटेलिजेंट बच्चा ये नहीं मानता कि मतलब सर को नहीं आता, वो ये जानता है सर को आता है, बट उन्हें देखना पड़ेगा एक बार दोबारा जा करके, सोचना पड़ेगा, सोचना कि यार क्या हुआ होगा, क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चन है।
तो एकदम जबरदस्त क्वेश्चन के लिए तो समय चाहिए, मुझे ही समय लग रहा है तो सर को भी लगेगा। लेट देम डू देयर वर्क, और तब तक मैं करता हूं अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री की धुआंधार तैयारियां। ठीक है क्या? हाँ मैंने तो पहले ही बोला था, मैं तो उसके बाद मैंने खुद ने ही इसी क्वेश्चन के बाद ही ये सोचा कि यार सबको आई ही मान लेता हूं। क्या आईआईटी के इशारे इधर की तरफ तो नहीं है कहीं? हालांकि इसके बारे में कोई प्रूफ नहीं है कहीं पे भी मेरे पास में। मैंने अभी अभी क्या कर दिया? ये 6 से मल्टीप्लाई कैसे करा? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ओके, ये पूछ रहा है क्या? हाँ 3 इसका ट्रेस है, एक जने का ट्रेस है भाई, ये तो है ना, ऐसे 6 बार होगा ना, हर बार सिग्मा के की जगह 6 बार रखवाएगा ना ये बात। ठीक है ओके, है ना, ओके ठीक है। हाँ क्यू वाली मैट्रिक्स को अलग तरीके से लिखिए। ये वाला हाँ, अरे अब इसमें मैं टेक्निकली आई एम वेरी पुअर, अब मेरे को आप वो काम दिया करो यार जो मेरे पास बस का हो। तुम मांगे भी ऐसे ही रखते हो जो मतलब कहां से, मेरी शक्ल देख लिया करो तुम बार 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 बार। करेक्टरिस्टिक क्या? मैं कर लूंगा। एक मिनट दोबारा बोल, अब मैंने वॉल्यूम बहुत नीचे रखता हूँ। हाँ बोलो क्या? कोई और दूसरा बच्चा बता पाएगा ये बच्ची क्या पूछ रही है मेरे से? वो बोल रही है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है और कैरल हैमिल्टन थ्योरम होती है वो सेम होती है या डिफरेंट होती है? कार्ले हैमिल्टन थ्योरम बिल्कुल डिफरेंट होती है भाई। हाँ बिल्कुल डिफरेंट। आइए साहब, अब आते हैं वापस से अपनी दुनियाओं में, है ना। अभी तक तो अपन लोगों ने लेक्चर बस स्टार्ट ही करा, है ना। हालांकि वो भिड़ते ही मिल गया मेरे को, जो कि मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। अच्छा, आप में से सभी लोगों को छोटा मोटा चीजें तो आती है ना अभी तक, है ना? ठीक है साहब, चलिए ओके, अभी आगे बढ़ जाते हैं। पिछली बार हमारे क्वेश्चंस कहाँ तक पहुंचे थे? स्पेशल आइडम्पोर्टेंट हो गया था, इन्वोल्यूटरी हो गया था, पीरियडिक मैट्रिक्स हो गया था। वेरी गुड, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्थोगोनल तक जा गए थे ना अपन। अच्छा ठीक है, गुड है। चलिए साहब, है ना, थोड़ी सी देर के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है ए इज पीरियडिक। ए कैसा है? पीरियडिक है, ठीक है। और पीरियड दे रखा है हमारे को कितना? 3। पीरियड कितना दे रखा है? 3। क्वेश्चन वाला कहता है एंड ए पावर 6 प्लस में बी इज इक्वल में गिवन है आई। ठीक है, फाइंड ए बी। फाइंड ए बी, ए बी की वैल्यू बताओ साहब क्या होगी? देखो साहब, अगर बाय द वे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तब अपने को समझ में आएगा कि क्वेश्चन में हमारे को दे रखा है ए पावर 6 प्लस बी इज इक्वल टू में कितना दे रखा है? आई दे रखा है ना। अच्छा, और ए बी मांग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बी मेरे पास में है, तो ए बी बनाने के लिए मेरे को ए से प्री प्रोडक्ट करूं या पोस्ट करूं बताओ? प्री। तो मैं ए से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, ए से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं ए से प्री मल्टीप्लाई करता हूं तो प्री मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा ए पावर 7। एग्री? ये हो जाएगा ए बी। क्या हो रहा है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा, वो स्क्रीन को पिन कर देना।
क्या करते हैं? ओके, थोड़ा सा धीरे कर देना, चलो ठीक है। अच्छा देखो, अब जरा यहाँ पे भी समझते हैं। हमारे पास में क्या है, कहानी में ए बी है ना। अच्छा, ए अपने आप में पीरियडिक है, कितने पीरियड का है ये भी बताओ? 3 पीरियड का है। आप में से कोई समझ सकता है ए का पीरियड अगर 3 है तो इसका मतलब ए एग्जैक्टली 3 आगे जाके ए की पावर 4 के बराबर होगा, और फिर आगे जाकर के 3 आगे जाके ए की पावर 7 के बराबर होगा। और अगर ये 7 के बराबर होगा तो मैं इसकी जगह पे ए लिख सकता हूं, और ये ए बी है ही, और यहां से ए है ही, ये ए से काट दूं तो ए बी की क्या वैल्यू निकल के आई? 0 हो गया, क्वेश्चन खत्म, बस फिनिश। इतना सिंपल, क्यों? अति आसान। हाँ भाई, नेक्स्ट। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, बहुत ही लड्डू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है P अपने आप में 3x3 मैट्रिक्स है। P अपने आप में क्या है? 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, और दूसरी तरफ से देखा है P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में 2P + I, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, X इज इक्वल टू में XYZ, ठीक है, विच इज नॉट 0 0 0 एनी हाउ, माने तीनों में से तीनों एलिमेंट कभी भी 0 नहीं है। देन क्वेश्चन वाला पूछ रहा है कि बताइए साहब कि Px बराबर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है 0 0 0, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है x, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 2x, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है बॉस -x। कहता है बताइए इनमें से किसके बराबर आपको लग रहा है, राइट है। अब चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। भैया कैसी कैसी बातें कर दी इसने। P अपने आप में दे रखा है 3x3 मैट्रिक्स, है ना, और सामने से दे रखा है P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू में 2P + I। ओके, ये दे रखा है ना। ओके, और एक कॉलम मैट्रिक्स X दे रखा है। देखो, एक काम कर सकते हैं क्या, ये दे रखा है तो क्यों ना मैं दोनों पे ट्रांसपोज लगा दूं। अगर मैं ट्रांसपोज लगाता हूं तो 2P + I पे भी ट्रांसपोज लगेगा। ये तो वापस बन गया P, और ये बन जाएगा 2P का ट्रांसपोज, ठीक है, और यहां बन जाएगा I का ट्रांसपोज। सही बात है, लेकिन एक लफड़ा हो गया। P का ट्रांसपोज तो हमें दे रखा है, तो कहो तो दोबारा भर देता हूं, और I का ट्रांसपोज I ही होता है। तो मेरे पास में P को लेकर के और I को लेकर इंफॉर्मेशन आ गई बहुत तगड़ी वाली। क्या इंफॉर्मेशन आ गई? यहां से मुझे समझ में आ रहा है 4P, और यहां से मुझे समझ में आ रहा है 3I इज इक्वल टू P। यही समझ में आ रहा है भाई। इसका मतलब माइनस का 3P इज इक्वल टू में 3I, और अगर ऐसा है तो P इज इक्वल टू में कितना? माइनस का I। तो बोले तो Px बराबर में कितना? माइनस का Ix। इसका मतलब Px बोले तो कितना? अरे माइनस का X रे। डी ऑप्शन सही बैठ गया। क्या कहते हो आप, है ना? बिंदास, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारा। अच्छा, ये एडवांस का क्वेश्चन है भाई, है ना। एडवांस ने ऐसे मधुर प्रश्न भी दिए हैं कभी कभी। अरे वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आप लोगों ने तो पढ़ी है ना। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कंडीशन आपने बताई थी मेरे को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले कि A × A का ट्रांसपोज I देता है ना। अगर ये देता है तो मेरे को ऐसा समझाओ, जरा धीरे धीरे समझाना। आप क्या फास्ट भाग जाते, मैं वहीं खड़ा रह जाता हूं। ओके, अगर मैं आपके सामने ABC ले लेता हूं, DEF ले लेता हूं, है ना, GHI ले लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं तो ABC यूं होगा, DEF यूं होगा, और GHI बेटा जी यूं होगा, हाँ या ना। अच्छा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के मुझे क्या देने वाले हैं? ये देने वाले हैं। क्या कहते हो आप? अब मुझे जल्दी जल्दी समझाना, जल्दी जल्दी, है ना। अभी सिर्फ इतना सा समझाओ कि डायगोनल में क्या बनेगा, डायगोनल एलिमेंट प्रोडक्ट के बाद क्या बनेंगे। देखो, कहने का मतलब ये कि एक तो यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा, और यहां क्या बनेगा। ये और रुको 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 रुको, तुम तो भाग जाते हो। ये देखो फिर भागे, A² + B² + C², ये तो यहां मिला मेरे को। अच्छा, इसको लाने के लिए इसका सेकंड और इसका सेकंड आना चाहिए। सही लिखा? अच्छा, ये 3 3 लाने के लिए इसका थर्ड और इसका थर्ड आना चाहिए।
ओ अच्छा, इसका मतलब ये कि ये सब 1 1 1 1 है, ये सारे के सारे क्या हैं 1 1 1 1 है। अच्छा अच्छा, एक चीज और सोचनी थी मेरे को कि जैसे ये वाला टर्म लाना है, जैसे सपोज करो ये वाला टर्म लाना है, इस टर्म के लिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सोच रहा हूं, ठीक है। एक बार ये वाला टर्म है 1 2, तो फर्स्ट और सेकंड एडी प्लस बीई है, वेरी गुड वेरी गुड, एडी प्लस बीई प्लस सीएफ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला वाला है एजी प्लस बीएच प्लस सीआई, है ना, ओके। और ये सारे के सारे हमेशा जीरो हो गए, ऐसा कुछ होगा, है ना। अच्छा, ये सारे के सारे जीरो होंगे हमेशा, ऐसा कुछ होगा ना। ठीक है, तो मतलब आपके सामने अगर कभी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आए और कभी आपके सामने ऐसा आ जाए कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कोई अगर आपको ये बोल दे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिमिलरली बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, वो भी 1। और अगर कोई ये भी बोल दे कि जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आप मतलब परेशान मत हो जाना कि ये कैसे सोच लिया किसी ने, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज में से एक माना जाता है ये, ठीक है। हालांकि एकदम जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कभी आपके सामने ही पड़ जाए तो आप संभाल लेना, ठीक है। उस समय पर बिल्कुल हैंग मत हो जाना कि ये क्या हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट। अब थोड़ी सी देर के लिए, वापस बोल रहा हूं, थोड़ी सी देर के लिए मैं डिटरमिनेंट की दुनिया में जाऊंगा, फिर वापस डिटरमिनेंट से वापस अपन मैट्रिक्स की दुनिया में वापस आएंगे, है ना। तो थोड़ी सी देर के लिए डिटरमिनेंट की विधिवत शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स is given by its determinant, ठीक है, इट्स डिटर्मिनेंट। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की जो वैल्यू होती है ना, वो उसका डिटरमिनेंट बता सकता है। अच्छा, लेकिन याद रखना कहानी की कंडीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी चीज पे ध्यान देना, सबसे छोटी डिटरमिनेंट ये है, ये अपने आप में 1 क्रॉस 1 ऑर्डर है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 2 ही होगी। सिमिलरली डिटरमिनेंट ऑफ -2 ही होगा। क्यों? क्योंकि अक्सर लोगों को यह भ्रांति हो जाती है जैसे मॉड लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट मॉड, इट इज 1 ऑर्डर डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट एज इट इज वैल्यू देगा तो इट इज -2, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग। सेकेंड, ठीक है, माने हमारे लिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे लिए सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या है। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट क्या है? सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज दिस, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज दिस। जैसे किसी ने दे दिया ए बी सी डी, तो आई एक्सपेक्ट सबको पता है इसकी इससे मल्टीप्लाई इज ए डी, फिर माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई बी सी, ये इसकी वैल्यू निकाली आती है, सबको आता है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट तक तो सबको आता है ना, ठीक है। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट, ठीक है, आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट पे, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज समथिंग, कुछ ऐसा ले लेते हैं, जैसे यहां दे दिया A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, है ना। ये हमारे पास में थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट है। वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जाने से पहले कुछ चीजों को समझ के चलते हैं। हम इसमें इसको तीनों रोज से और तीनों कॉलम से, माने हम इसे 6 मेथड से ओपन कर सकते हैं। माने हम इसको सॉल्व करते टाइम पे हम इसे 6 साइड से ओपन कर सकते हैं, तीनों रोज से तीनों कॉलम से, तो 6 साइड से ओपन किया जा सकता है, इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है ना। तो दिस कैन बी सॉल्व्ड, दिस कैन बी सॉल्व्ड बाय 6, है ना, डायरेक्शंस, ठीक है। 3 रोज 3 कॉलम, ठीक है, 3 रो और 3 कॉलम। और दूसरी बात क्या, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्टिंग करने से पहले, दैट इज साइन कन्वेंशन। उम्मीद है वैसे सबको साइन कन्वेंशन का भी आइडिया नहीं है, तो मैं बताता हूं कैसे।
बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जो फर्स्ट रो है उसमें पहला एलिमेंट इज प्लस, प्लस के पास हमेशा माइनस बैठेगा, प्लस के पास हमेशा माइनस बैठेगा। जैसे इधर जाओगे तो माइनस बैठेगा, नीचे जाओगे तो माइनस बैठेगा। माइनस के पास हमेशा प्लस बैठेगा। तो इस माइनस के पास इधर तो ऑलरेडी प्लस है, इधर भी प्लस है, नीचे भी प्लस होना चाहिए था। इस प्लस के पास में लेफ्ट में माइनस है तो राइट में भी माइनस होना चाहिए था, इवन नीचे भी माइनस होना चाहिए था। ठीक है, तो प्लस के पास में देखो 4 पोजीशन है, प्लस के ऊपर नीचे लेफ्ट राइट है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, इसके सिवा तो कोई पोजीशन होती ही नहीं है। अच्छा, इस माइनस के पास में भी अगर देखा जाए तो इसके माइनस के इस तरफ प्लस ही होना चाहिए था। ठीक है, और इस तरफ भी प्लस ही होना चाहिए था। नीचे अगर कुछ होता तो फिर से प्लस होता, है ना। यो क्रॉस में तो पोजीशन लेते ही नहीं हम, पोजीशन सिर्फ 4 तरफ से ली जाती है। तो 4 तरफ से देखा जाए तो हर जना अपने उल्टे साइन से घिरा हुआ है। तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, कुछ लोग तो सीधे याद रख लेते हैं कि प्लस माइनस ऑटोमेटिकली उन्हें क्लिक करता रहता। तो वैसे कोई इशू नहीं है। जैसे किसी ने पूछा C2 का साइन क्या होगा, तो C2 का साइन नेगेटिव होगा, राइट है। किसी ने पूछा B3 का साइन क्या होगा, तो देखो ऐसे भी सोच सकते हैं, प्लस माइनस, तो B3 का साइन माइनस होगा। इधर से भी चल सकते हैं, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे भी जा सकते थे, प्लस माइनस, किसी भी रास्ते से निकल जाओ। 90 मूव ऑन होना है तो हमेशा वैसे भी देखा जा सकता है। तो कई बच्चे इसमें भी बहुत अच्छे साइन कन्वेंशन में भी, ये हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत क्यों पड़ने वाली है, क्योंकि हमारे को जब हम इसे ओपन करते हैं ना तो हम इसके माइनर्स निकालते हैं। प्लस माइनस लगाने के बाद इनके माइनर्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? माइनर्स ऐसे निकालते हैं, जैसे सपोज करो कि मान लो जैसे मेरा डिटरमिनेंट था A11, A12, A13, ठीक है। इधर था कितना, A21, A22, A23, इधर था A31, A32, A33। अब जब आप मुझसे इसे सॉल्व करवाओगे ना, जब आप मेरे से इसकी वैल्यू निकलवाओगे तो मैं कैसे खोलूंगा, मैं खोलूंगा पहली रो का पहला आदमी मल्टीप्लाइड बाई इसका माइनर, प्लस फिर माइनस A21 और उसका माइनर, फिर प्लस A13 और उसका माइनर। अब ये माइनर क्या चीज है सर? माइनर होता है जब आप किसी की रो और कॉलम को इग्नोर कर देते हैं, माने डिलीट मान लेते हैं। जैसे अगर आप A21 पे खड़े हैं तो A21, अरे A12 है, सॉरी, ठीक है, A12। अगर आप A12 पे खड़े हैं, है ना, A12 ये रहा, इसकी रो कौन सी, ये वाली, इसका कॉलम कौन सा वाला, ये वाला, इसे आप सोच लो है ही नहीं। तो बाकी जो 4 जने बच गए वो माइनर कहलाएंगे इन ए डिटरमिनेंट। अब मैं जब इनको चारों को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, A21, A31, A23, A33, ये इसके माइनर हो गए। तो इस माइनर को हम M12 बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये A12 का माइनर है। तो जो जिसका माइनर होगा उसके हिसाब से लिखा जाएगा। तो A12 का माइनर इज M12, तो A11 का माइनर इज M11, A13 का माइनर इज M13। तो सबसे पहले ये जो भी वैल्यू निकाल के देगा इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को डेल्टा से दिखाते हैं, इसलिए इसे डेल्टा बोलते हैं। कभी कभी किसी जगह पे कैपिटल डी भी बोलते हैं। तो कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमारे को पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहली चीज है माइनर। अब ये माइनर मैंने जैसे बताया ना, उसकी रो और कॉलम को इग्नोर करके डिलीट करके निकाल सकते हैं आप, ठीक है। जिसके बारे में भी बात चल रही है उसकी रो या कॉलम, जैसे मान लो मेरे को A22 का माइनर निकालना है, तो A22 के इस टाइम पे मैं इसमें क्या करूंगा ना, इसकी पूरी रो, ठीक है, इसकी पूरी रो, इसका पूरा कॉलम डिलीट कर दूंगा। डिलीट करते ही 4 जने जो बच गए उनको उठा करके डिटरमिनेंट भरूंगा, भरते उसका माइनर तैयार है A22 का। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये सब बेसिकली कई सारी बहुत सी बातें जो बेसिकली सभी को आती है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से सब कुछ बताता चलता हूं। माइनर, अब माइनर में भी क्या इशू है, माइनर में भी ये इशू है कि अगर बाय द वे अगर आपने इसके माइनस को अंदर समेट दिया, इसके माइनस को अंदर समेट दिया तो कोफैक्टर तैयार हो जाते हैं, है ना। कोफैक्टर कैसा होगा? कोफैक्टर ऐसा होगा जैसे मैंने लिखा A11, फिर ये प्लस का M11, ठीक है, प्लस A12, इसके माइनस को इसके पास में समेट दिया माइनस M12, प्लस में A13 और इसका प्लस अंदर समेट दिया M13। सही है। नाउ आई कैन रिमूव इट बाय कोफैक्टर, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। बस, तो जब भी आप प्लस माइनस के साइन को माइनर के पास में लगा देते हैं तो दैट बिकम्स अ कोफैक्टर। अगर प्लस माइनस को बाहर रखते हुए देखते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, तब दैट इज माइनर इटसेल्फ। तो माइनर एंड कोफैक्टर में सिर्फ और किसका फर्क है? प्लस और माइनस का फर्क है, ठीक है। और इसीलिए माइनर कोफैक्टर की जब डेफिनेशन लिखाऊंगा तो मैं इसे और ब्रॉडली एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ ये बता रहा हूं हम ऐसे वैल्यू निकालते हैं,
राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालने का तरीका यही है, जो सबसे प्राइमरी तरीका है ना, जिसमें हम साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए निकालते हैं, है ना। अच्छा, अब जैसे ये माइनर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग थर्ड ऑर्डर का ही माइनर निकाल सकते हैं। जैसे मेरे को मान लो माइनर निकालने होते, है ना, जैसे माइनर ऑफ डेल्टा के नाम पे हमारे को दे दिया होता किसी ने ABCD, मान लो ऐसा भी दिया होता, सेकंड ऑर्डर उसका भी माइनर निकल सकता है। अब ये जो है ना, अच्छा इसमें भी अपन और अच्छे से ABCD क्यों लिखे, इसको लिख लेते हैं पहली रो का पहला आदमी, पहली रो का दूसरा आदमी, दूसरी रो का पहला आदमी, दूसरी रो का दूसरा आदमी, है ना। अब जैसे मान लो मेरे को माइनर निकालना है, तो मेरे पास में 4 जने हैं, तो 4 जनों के 4 माइनर निकलेंगे। तो पहले वाले का माइनर M11, अगले वाले का माइनर M12, अगले वाले का माइनर M21, अगले वाले का माइनर M22। निकालते समय पे कैसे निकलेगा भाई? अगर देखा जाए तो मैं 1 1 के टाइम पे इसको डिलीट, बचेगा कौन? जो भी बचा उसको उठा करके किस में रख दूंगा? डिटरमिनेंट में रख दूंगा। तो A22 रख दिया भाई, लो दिस इज माइनर। तो इतना सिंपल है कि आप सोच ही नहीं सकते। इसके लिए हम ये रंग, इस पे रंगाई नहीं करते, सीधे लिख देते हैं कि भाई ये डिलीट, ये हटाया, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास रह गया A22। अगले नंबर पे 1 2 वाले के टाइम पे हटाया, है ना, A21, है ना। और अगला है 2 1, 2 1 के टाइम पे A12। नेक्स्ट वन इज M22 के टाइम पे हटाया A11। दैट्स इट। तो माइनर हमारे लिए दुनिया का सबसे आसान है ना। चलिए आगे बढ़े, हैं आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, ओके 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 ओके, है ना, ये तो हो गया माइनर्स। अच्छा, अब आते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट, आइडिया है वैसे सभी को, है ना। तो पहली बात तो माइनर्स आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है, बाय MIJ। मानते हैं आप ये बात कि माइनर्स को MIJ से दिखाते हैं, है ना। एंड कोफैक्टर्स ऑफ AIJ इज रिप्रेजेंटेड बाय CIJ, ठीक है। AIJ का कोफैक्टर CIJ है, AIJ का माइनर MIJ है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट थिंग, अगर किसी ने मेरे से पूछा CIJ क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन -1 की पावर I प्लस J MIJ इज CIJ। एग्री? इसमें भी एग्री है सभी? अब देखो, जैसे मान लो मेरे को अगर भाई दो कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ, है ना, कोफैक्टर ऑफ पहली रो का, कोफैक्टर ऑफ पहली रो का तीसरा आदमी, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, तो इसका कोफैक्टर विल बी C13 और C13 विल बी -1 की पावर 1 प्लस 3 M13। इसका मतलब कोफैक्टर जो भी निकलेगा 101% पॉजिटिव निकलेगा, दैट इज M13। सही है? ये इतना बेसिक है, इतनी बेसिक थॉट है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप बोर्ड में जा रहे होते हैं ना, जैसे बोर्ड में, तो वो तो कोफैक्टर मैट्रिक्स भी बनवा सकता है, याद रखना, वो कोफैक्टर मैट्रिक्स भी बना सकता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स कोई कैसे बनाएगा? आपके पास में जैसे डेल्टा के नाम पर आपको दे दिया A11, है ना, मैं तो ऐसे लिख लेता हूं, A11 A12 A13, है ना। यहां पे दे दिया A21 A22 A23, ठीक है। अगले नंबर पे दे दिया A31 A32 A33। अब जैसे है, इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बनेगी? अगर मेरे से किसी ने कहा इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाओ, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लाऊंगा भाई, है ना। कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी बस ऐसे, इट इज C11 C12 C13 C21 C22 C23, इट इज C31 C32 C33, एग्जैक्टली कोफैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा, कोफैक्टर मैट्रिक्स की जरूरत क्यों पड़ने वाली है? क्या किसी बच्चे को याद आ रहा है कोफैक्टर मैट्रिक्स की जरूरत कब पड़ती है? एडजॉइंट के लिए। याद आ गया? एडजॉइंट के लिए। जब आप एडजॉइंट निकाल रहे होते हैं ना, तो एडजॉइंट निकालते टाइम पे आपको पता है कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल करके उसका ट्रांसपोज करते हैं। याद आ गया? तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करोगे, इसका ट्रांसपोज करते ही आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। इसका ट्रांसपोज आपको एडजॉइंट ऑफ ए दिला देगा। इसीलिए कोफैक्टर और माइनर को सुनना नहीं करना है। सुनना नहीं है कि सुना और निकल गया ना, ये नहीं करा तो एडजॉइंट नहीं बनेगा, और एडजॉइंट नहीं बना तो अगला स्टेप क्या पता है? इनवर्स, उसमें रो दोगे। बिल्कुल, तो आपने इनवर्स को पटक लिया। तो इसलिए ये सारी चीजें जाननी जरूरी है। लेकिन आपको यह भी पता होगा कि इनवर्स निकालने की पहली शर्त क्या है? डिटरमिनेंट 0 ना हो। क्या सिंगुलर या नॉन सिंगुलर?
नॉन सिंगुलर, दैट्स गुड, ओके है ना, दैट्स गुड है ना। तो ये तो हो गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। अच्छा, अब कोफैक्टर पे जाने का टाइम पे क्या है, अरे आपको पता नहीं है ये इतना पागल है ना, वो बन गया है, ऐसे हैवानियत वाले क्वेश्चन दिए इसने, क्या कहते हैं मेंस ने, कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा यार, कोफैक्टर पे ऐसा कोई क्वेश्चन बना सकता है, ये सच में पागल हो गया सर। इसने कोई एक क्वेश्चन दिया था, मेरे को याद आ रहा है, मेरे पास में अगर अवेलेबल हुआ तो मैं उस तक पहुंच रहा हूं जल्दी से जल्दी। ये किसी भी लेवल पे खेल सकता है भाई, ये बिल्कुल एकदम पागल जैसा आदमी है ये। एक मिनट मिल जाए उसको, बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसने क्रिएट करा था, मैं तो देख के खुश हो गया था, मैंने कहा भाई इसे कहते हैं क्वेश्चन। नहीं मिलेगा, चलो जाने दो। हाँ, अभी तो मुद्दे पे रहते हैं, कोफैक्टर पहले करा लेते हैं। कोफैक्टर तो खैर आप में से सभी बच्चों का बहुत ही सॉलिड लग रहा है, लेकिन एक काम करते हैं ना, है ना, कोफैक्टर आप निकाल दो पहले, है ना। अच्छा, कोफैक्टर में प्लस माइनस आता है, भूलना मत। जैसे मैं आपके सामने एक पहले सबसे पहले एक एग्जांपल पुट कर देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को डेल्टा के नाम पे दे दिया 1 2, सॉरी 2 1, है ना, और इधर दे दिया -3, यहां दे दिया 0 1 4, और इधर दे दिया 3 2 3, ऐसा ही दे दिया लेट से, है ना, ये हमारे को डेल्टा दे दिया। अब किसी ने कहा कि फाइंड, है ना, M13 निकालो, और किसी ने कहा C23, ये भी बता दो, दो चीजें बताओ, M13 और C23। तो M13 निकालने के लिए कुछ नहीं करना साहब, M13 निकालने के लिए पहली रो के तीसरे आदमी को पकड़ो, पहली रो का तीसरा आदमी ये रहा, रो को डिलीट करो, कॉलम डिलीट करो, बाकी चीजों को सजा दो, ये 4 बच गए, 0 1 3 2, खोल दो 0 -3, तो M13 -3 आ गया। अब आते हैं, किसी ने कहा C23, तो C23 का मतलब -1 की पावर 2 + 3 M23, आपको पता होना चाहिए, बस बाहर माइनस आएगा। M23 का मतलब होता है दूसरे रो के तीसरे आदमी पहुंचो, दूसरे रो का तीसरा आदमी 4, 4 की रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो ये 4 बंदे फंस गए, 2 1 3 2, मल्टीप्लाई करते ही 4 -3 बोले तो आंसर इज कितना 1, तो आंसर इज -1, परफेक्ट, ठीक है। खटक से ने एक सेकंड में क्वेश्चन होते हैं, सबसे आसान पार्ट यही है, कोफैक्टर निकालना, और ये निकालना इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट। बट अगर भाई कोई नॉनो के कोफैक्टर निकाल दिलवाता है ना, तब वो क्या दुखता है आदमी को, अरे पागल है क्या यार ये, ठीक है। लेकिन बोर्ड वाले होते हैं, ठीक है, बोर्ड वाले ऐसे ही करवाते हैं। अब इसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, ना मैं कुछ कर सकता, ना आप कुछ कर सकते, है ना। अच्छा, तो अपने को तो क्या, देखो भैया, देखो सीधी सी बात है ना। अब चलते ना, इसीलिए M31 इन डिटरमिनेंट, और डिटरमिनेंट के नाम पे दे रखा है बॉस कितना 0 1, यहां पे दे रखा है sec अल्फा, अच्छा यहां दे रखा है tan अल्फा, यहां दे रखा है माइनस का sec अल्फा, अच्छा यहां दे रखा है tan ऑफ अल्फा, यहां पे दे रखा है 1 0 1, ठीक है, इज 1, ठीक है, फाइंड अल्फा, और अल्फा के लिए सजाया अगले ने कि अल्फा इज इन बिटवीन 0 एंड पाई, लो क्वेश्चन मार्क, करोगे, कर पाओगे भाई, करिए करिए करिए। Sir, also an interesting thought that the sign convention for the matrix is also work for the cofactor.
हाँ भाई, हाँ भाई, अच्छा देखो, पहला काम M31 निकलवाना। M31 का मतलब माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम, तीसरी रो का पहला आदमी 1। अगर आप इसकी बात करते हैं तो आप एक तरह से बात करने वाले हैं 0 की, 1 की, इधर की तरफ tan अल्फा की, इधर की तरफ माइनस में sec अल्फा की, है ना। तो जब आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो इट इज tan अल्फा ओनली, और दैट कम्स 1 ओनली। क्या कहते हो आप, यही है क्या? श्योर है आप? नहीं सही है क्या? अरे रुको 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 रुको, क्या किधर भाग रहे हो? तीसरी रो का पहला आदमी ये है, ठीक है। इसका ये हटाया तो ये बच गए 4 जने। कुछ भी बोल रहे हो क्या? 1 sec अल्फा, इधर कितना बना tan अल्फा, इधर कितना बना माइनस का sec अल्फा, यही तो बना है। अब जब आप इसे खोलोगे तो इट इज माइनस का sec अल्फा और प्लस का sec अल्फा tan अल्फा। ओ थोड़ा सा गड़बड़ मैंने भी कर दिया, है ना। चलो थोड़ा ठीक कर देते हैं। tan अल्फा माइनस का, ओ मेरे को पता है वो बार बार मैं एक्चुअली मिरर में देखता हूं ना, जब मैं यूं लिख रहा होता तो हर बार मेरे को ही गड़बड़ दिख रहा है। माइनस का sec अल्फा, इधर की तरफ tan अल्फा, है ना भाई। तो फाइनली इट इज tan अल्फा प्लस में sec स्क्वायर अल्फा। लेकिन सुनते हैं कि sec स्क्वायर अल्फा का tan अल्फा से कोई गहरा रिश्ता होता है। कितना होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा ना, तो इट इज tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1, ऐसा कह देते हैं चलो। और ये सब दे रखा है किसके बराबर? 1। ये तो सरकार कह रही है भाई, अगर ये 1 है तो 1 से 1 काटो, इसका मतलब tan अल्फा आ जाएगा सर जी कॉमन, अंदर ही अंदर बचेगा tan अल्फा प्लस 1। क्या कहते हो? और वो सब 0 होगा, तो दो बातें होंगी सर जी, tan अल्फा या तो 0 होगा या फिर tan अल्फा अपना -1 होगा। अगर tan अल्फा 0 हो गया तो सर 0 से पाई तक क्लोज में जाते समय दो दो आंसर हो जाएंगे सर, 0 भी और पाई भी इसके नाम पे। तो और रही बात tan अल्फा -1, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अल्फा की वैल्यू उठाओ सर 135 डिग्री, है ना। चलें, चलो दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। चलो चलो चलो, ओके। हाँ भाई, नेक्स्ट अगला टाइटल है, वापस मैट्रिक्स में आ गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है भाई, इसको आप बहुत सुनेंगे। हम एडजॉइंट मैट्रिक्स को इज कॉल्ड एडीजे मैट्रिक्स, है ना। कल को किसी ने अगर ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स पूछा तो उसे एडजॉइंट ऑफ ए, एडीजे ए बोलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना, है ना भाई। ओके, अगर भाई द वे किसी ने कहा क्या है सर एडीजे, मैथमेटिकली एडीजे क्या है, तो हमारी तरफ से जवाब आएगा कि सर एडीजे ए माने एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब सीआईजे निकालो, ठीक है, और सीआईजे निकाल करके उसका टी लगा दो, माने ट्रांसपोज कर दो, हो गया एडजॉइंट तैयार, ठीक है। इसका मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, दैट्स इट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका मतलब ये कि पहले क्या करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर हमारे को कोई ए दे रखा है सपोज, ठीक है, एक बार के लिए थोड़ा गंदा सा बनाना पड़ेगा, A11, A12, A13, है ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33। एक सेकेंड, है ना केशव। हाँ भाई, अगर ये दे रखा है, ए दे रखा है ना, तो ए के टाइम पे हम लोगों को क्या करना है ना, सुनो अब इसके अंदर क्या करना है, हमारे को सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी है। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने का मतलब ये हो गया
कि जैसे मान लो मैंने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, इधर हो जाएगा C31, C32, C33। और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद में आपको उसका ट्रांसपोज करना है, ध्यान रखना। जैसे आप इसका ट्रांसपोज करोगे ना, आपका एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा। ठीक है, इजी 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 है ना, बिल्कुल एकदम लड्डू वाला। अब ये एकदम से जैसे थोड़ी देर में किसी का आ जाएगा तो किसी को बैठना ही पड़ेगा यहाँ पे बार 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 बार। हाँ, आप है ना ऐसा करिएगा, बेस्ट ये है कि अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जब जरूरत पड़ेंगे तब उसके बाद में है ना माइक ऑन कर लिया कीजिए। नहीं तो क्या है, जैसे कई बार ऐसा आपके फैमिली में भी क्या बातचीत होती है आपको पता नहीं चल पाता, हमारे तक आ रही होती है। ठीक है, फिर वो थोड़ा ठीक नहीं लगता ना, है ना। अच्छा अच्छा, अब आते हैं, देखो हमारे पास में तो समय बहुत सीमित होता है, आपको पता ही है। हमारे तो अपन सब 13th में हैं, है ना। हालांकि अभी कुछ बच्चे तो हमारे बीच में 12th वाले भी हैं जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन 13th वाले बच्चे हों चाहे 12th वाले बच्चे हों, शायद कईयों को पता नहीं होगा जो कैलेंडर वैलेंडर फाड़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन बाकी कई बच्चों को अभी पता चल रहा है कि सर बस अभी जुलाई में 2 दिन और बचे हैं, बाकी अगस्त आ गया सर, है ना। अगस्त, अगस्त तो मतलब आप समझो अगस्त लास्ट ऐसा महीना होता है जहां पे खुद को कोई बचा सकता है। अगस्त के बाद में किसी के बचने के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं, क्योंकि है ना मामला आ जाता है सितंबर में, और सितंबर में भाई साहब सेप्टिक फैल जाता है सेप्टिक। ठीक है, सितंबर आया, फिर उसके बाद में अक्टूबर, फिर नवंबर, और नवंबर में लग जाती है भैया आग। ठीक है, जो जो चढ़ती है रजाई वैसे वैसे बढ़ती है पढ़ाई। ठीक है, ये भाई नवंबर आया ना, किलर किलर मंथ है ये बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इधर दिवाली चल रही होती है, इधर नवंबर दिल जल रहा होता है। आपका ध्यान रखना, क्योंकि नवंबर दिसंबर के बाद में आप जनवरी में कुछ पढ़ता नहीं है बच्चा, जनवरी तो समेट रहा होता बेचारा। ये आगे बस 3 महीने बचे हैं, अब देख लो आप कितना खतरनाक मोड़ पे खड़े हैं। तो इसलिए क्या है ना, हमारे पास में समय नहीं है यार, अपन इतना अब एक एक बच्चे को ऐसे पकड़ नहीं सकते। ठीक है, हाँ अपना काम है, अपन आगे चलते रहेंगे। तो मैं तो एक एक सेकंड गिन करके भाग रहा हूं, पता है, फटाफट एडजॉइंट, फटाफट कोफैक्टर, माइनर, धड़ाधड़ कुछ भी नहीं रोक रहा है एक सेकंड भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने मेरे को ऐसे दे दिया 3 2 -1 5 ऐसे दे दिया, और किसी ने कहा बताओ साहब इसका एडजॉइंट क्या होगा। तो सबसे पहले इसी का एडजॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले हमारे को निकालनी पड़ेगी कोफैक्टर मैट्रिक्स, है ना। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, हाथों हाथ एडजॉइंट बना देंगे, बाहर टी लिख देंगे। ठीक है, और ये सारी चीजें हम हवा में करेंगे। जैसे अगर मुझे कोफैक्टर बनाना है तो मेरे को बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस माइनस का खास तौर पे। तो मैं एक साइड में प्लस प्लस, है ना, माइनस ऐसे लिख देता हूं। देखो जरा, देखो जरा ध्यान से, प्लस फिर माइनस, प्लस के नीचे माइनस फिर प्लस, ऐसे लिख देता हूं ताकि मैं प्लस माइनस भूलूं भी तो मैं ठीक कर लूंगा। ठीक है, अब मैं आता हूं 3 पर। 3 का माइनर इज 5, तो 5 कैसे, 3 की रो और कॉलम डिलीट कर दिया, बचा रह गया 5। ठीक है, लिख दिया यहां पे। ठीक है, अगले नंबर पे माइनस में लिखूंगा ही लिखूंगा, भले आंसर में भी आएगा तब भी लिखूंगा। जैसे है ना, अब मेरे को 2 का लिखना है, तो 2 के टाइम पे इसकी रो और कॉलम डिलीट बची, -1 आया। -1 के आगे एक माइनस मेरी तरफ से और लगेगा कोफैक्टर का। ठीक है, तो मेरी तरफ से +1 हो गया। अब आते हैं -1 पे, है ना। तो -1 के टाइम पे माइनस आएगा ही आएगा, तो मैं -1 का रो और कॉलम डिलीट करूंगा, बचेगा 2, और 2 के आगे माइनस में अपने घर से दूंगा, तो इट इज -2। अब प्लस में आता हूं, 5 के लिए सोच रहा हूं, 5 के लिए रो और कॉलम डिलीट करा, बचा रह गया 3, क्योंकि प्लस का था इसलिए प्लस का 5। ये मेरे पास में आया कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जो मेरे पास बन के आया इट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का मेरे को करना है ट्रांसपोज। 5 एक यूं लिख देना है, माइनस ये किधर भाग गया भाई, ओके, कुछ अपने से 5 के टाइम पे 3 आ गया। इसकी बात कर रहे हो आप लोग? ओके ठीक है ना। अच्छा क्या बोल रहा था, 5 1 -2 3, ये हो गया बॉस, ये अपना एडजॉइंट आ गया। ठीक है, अच्छा ये इतनी जो मैंने मेहनत करी ना, और मेहनत करते समय पर जो भी गलतियां हुई उनका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका, और वो कई बच्चों को पता है, और सेकंड ऑर्डर की ट्रिक सभी लोग बताते हैं, बचपन से बताते आए हैं। ठीक है, सेकंड ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने के लिए हम इतनी मेहनत नहीं करते, हम तो सीधा खेल खेलते हैं। क्या करते हैं, इन दोनों को स्वैप करते हैं, इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, इन दोनों को स्वैप करते हैं, इन दोनों का, है ना, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल स्वैप और रिमेनिंग डायगोनल साइन चेंज। ठीक है,
जरा ध्यान से देखिएगा, जैसे कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि मान लो कि किसी ने मुझे ए के नाम पे दे दिया 5 -2 -3 7 ऐसा दे दिया, और किसी ने मुझे इससे एडजॉइंट ऑफ ए निकालने को कहा कि क्या होगा, तो हम सीधे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। कैसे, है ना, सीधा इन दोनों को स्वैप कर देंगे। स्वैप कर देंगे माने 7 ऊपर 5 नीचे, इन दोनों को जैसे वैसे रहने देंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस का 2 प्लस का 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या बोला, प्रिंसिपल डायगोनल स्वैप, प्रिंसिपल डायगोनल स्वैप, ठीक है, रिमेनिंग डायगोनल, हाँ ये सिर्फ 2/2 के लिए काम करेगा, रिमेनिंग डायगोनल साइन चेंज। ये सभी जने बताते हैं, ऐसा नहीं मैं बताता हूं, सभी जने बताते हैं इसमें क्या है ना, तो अपन भी बता देते हैं इसमें क्या। ठीक है, तो बस ये ध्यान रख लेना। हम तो क्या है, अब ये पता है 2 वाले में क्यों फायदा होता है हमारे को फायदा होता है इनवर्स निकालना है। हम इनवर्स निकालने में इतना टाइम नहीं लगाते। बोर्ड वाला बच्चा भी इसको यूज कर सकता है, बस उसको क्या करना है, बीच में 2-3 लाइन एक्स्ट्रा लिख देनी है, कोफैक्टर वगैरह वगैरह। अब जैसे मेरे को अगर भाई बोर्ड वाले बच्चे को समझाना होता तो मैं तो यही कहता, बेटा एक तो तू इतना सा काम करना है, इसको तो तू साइड कर देना, ठीक है, इस वाले को तो तू साइड ही कर दे। अयो ये चिपक के ही आएगा क्या, ठीक है, इसको तो कर दिया साइड में, और तू ऐसे लिखता चालू करना। अब ऐसे लिखना चालू करना, क्या, कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू C11 इज इक्वल टू 7, ठीक है। फिर लिखना कोफैक्टर ऑफ A12 इज इक्वल टू C12 इज 2। बस ऐसे 4 लाइन और चिपका देना, पूरे नंबर मिलेंगे तेरे को, ठीक है। जबकि हमें कुछ नहीं करना, हमारा काम है, हमको तो फटाफट फटाफट खत्म करना है, आगे बढ़ना है। इसमें 2 वाले के जंजाल में तो उलझना ही नहीं, क्योंकि अगली कड़ी तो और बड़ी है, और उसका नाम है 3-3 वाला। चलें, आ जाओ, क्या करें, करेंगे, देखो कुछ तो करेंगे। अब जान पे बनेगी तो कुछ तो करते ही आदमी। अरे रुको कहां, रुको। क्वेश्चन में दे रखा है ए के नाम पर, यहां दे रखा है 1 1 1, ठीक है, 2 1 -3, एक दे रखा है 1 2 3, और क्वेश्चन वाले ने कहा है एडीजे ए बताओ, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए बताओ। तो देखो साहब, मैं तो आपको सलाह ये दूंगा कि कोई जल्दी नहीं मचाएं, पहले लिख लें C11, ठीक है, और C11 का मतलब हो जाएगा, पहली बात तो प्लस में आएगा, ठीक है। अब पहले से C12 माइनस में आएगा, C13 प्लस में आएगा, C21 माइनस में आएगा, C22 प्लस में आएगा। समझ रहे होंगे ना आप कैसे आएगा, C, है ना। फिर इसके बाद में अब जगह आएगी तब देखते हैं उसके बाद क्या है ना। अच्छा, अब यहां बढ़ते हैं, C11 माने पहली रो का पहला आदमी हटाया, इसको सॉल्व कर लिया, 3 + 6 9 लगा दूं, है ना। अब इस सेकंड वाले के ऊपर बात करते हैं। सेकंड वाला मतलब 1 1, ये इसका, ये पहली रो का दूसरा आदमी का माइनर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसको हटाएंगे, रह गया 6 + 3 9, ठीक है, तो यहां लिख देंगे 9, ठीक है। अब 1 3 की बात करते हैं, पहली रो का तीसरा आदमी ये रहा, इसके सिवा 4 - 1 3, तो यहां पे 3 लिख दूंगा, ठीक है। यहां पे कितना लिख दिया, 3, ठीक है। C21 दूसरी रो का पहला आदमी ये वाला, हटाएंगे, यहां से आएगा 3 - 2 3 - 2 1, ठीक है। अच्छा, C22 दूसरी रो का दूसरा आदमी, है ना, 3 - 1 2, सही है। अब अपने पास में ऐसे हम कोफैक्टर इकट्ठा करना चालू करते हैं। हम बकायदा एक एक का कोफैक्टर ढूंढ के लाते हैं, ठीक है ना। यहां आ जाएगा C23 दैट इज माइनस, C31 दैट इज प्लस, C32 दैट इज माइनस, C33 दैट इज प्लस, राइट है। अंदर भर देते हैं, मुश्किल से 1 मिनट का काम और है। लो आ जाओ, इसको भी खत्म करते हैं। C23 दूसरी रो का तीसरा आदमी, रो डिलीट कॉलम डिलीट, बचा रह गया 2 - 1, 2 - 1 इज 1, सही है। C31 तीसरी रो का पहला आदमी, रो डिलीट कॉलम डिलीट, कितना रह गया, -3 -1 -4, सही है। अच्छा, C32 रो डिलीट कॉलम डिलीट, -3 -2 -5, ठीक है। आते हैं C33 तीसरी रो का तीसरा आदमी, 1 - 2 -1, सही है। तो फिलहाल हमारे पास बन गया -4 +5 -1,
आर्यन शर्मा कह रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए गलत लिखा है, 2x2 के लिए दोनों डायगोनल स्वैप होंगे। अब देखो यार, ठीक है, अब मैंने तो लिख दिया यार, अब देख ले तू तेरे वाले तरीके से, वो प्रॉपर वाले से भिजवा देना प्लीज, है ना, उसको देख लेंगे ग्रुप पे, ठीक है। अच्छा, तब तक कोई कमी नहीं है, इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं बीच में आपको वो पढ़ने चला गया था, तो आप बीच में लगातार कुछ कुछ बोल रहे हैं, तो मैं सुन भी नहीं पा रहा हूं, है ना। आप में से कई बच्चे सोच रहे हैं कि मैं सुन रहा हूं, मैं सुन ही नहीं पा रहा हूं, लगातार बोले जा रहा हूं, क्योंकि मैं, ठीक है। तो मैं 1 मिनट के लिए, जैसा मैं खुद ही देख लूंगा ना, आप क्यों इतना परेशान हो, तो मैं दोबारा देखता हूं, आपको पता नहीं, मैं रीचेक भी कर लूंगा, ठीक है। हाँ भाई, 3 और 6 9 बराबर, ठीक है। प्लस माइनस का डिफरेंस नहीं होता, बाकी सब देख लूंगा मैं ना। अच्छा सी, यार तुम लोग मतलब बोल के ही रहोगे, है ना। अच्छा 1 2 1 2 का मतलब 6 9 बराबर। अगला वाला C13 4 - 1 3 बराबर। 2 1 3 - 2 1 बराबर, ठीक है। C22 3 - 1 2, झकास, ये प्लस का 2 होगा, सही है। अच्छा, और कोई गलती? चलो आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद। तो ये जो कुछ भी आया ना, अभी मेरे पास में आ रहा है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में अब भरूंगा, राइट है। अब मैं भर रहा हूं इन नंबरों को, 9 - 9, राइट है। अगले नंबर पे 3, अगले नंबर पे -1, ठीक है। अगले नंबर पे -1, अगले नंबर पे 2, अगले नंबर पे -1, अगले नंबर पे -4, अगले नंबर पे 5, अगले नंबर पे -1। लिख लिया। अब ये लिखने के बाद में अभी ट्रांसपोज करना बाकी है, क्योंकि एडजॉइंट में लास्ट में ट्रांसपोज होता है। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है, तो जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा, इट इज 9 - 9 3 -1 2 -1 -4 5 -1। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। ये है एडजॉइंट ऑफ ए। ऑर्थोगोनल के मेरे को नहीं पता हर्ष, ऐसे कैसे, है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो एडजॉइंट निकालना हमने सीखा। ठीक है, अगर आपने ये लिख लिया है तो अपने अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट, आपको मेरे को फटाफट से बताना है, मैं आपको ए के नाम पे दे रहा हूं 2 - 3 -4 1। आपको मेरे को बताना है एडजॉइंट ऑफ 3a² प्लस 12a क्या होगा, बताओ। हाँ भाई, हो गया, डन डन डन। अच्छा ओके, पिछला वाला डन। रमित, जल्दी जल्दी करो यार, जल्दी करो, जल्दी, बहुत तेजी से टाइम स्लिप होता है, आपको नहीं पता। हाँ भाई, चेक करते हैं। हाँ भाई, हो गया क्या आपका? मेरा तो 3a² वगैरह देख लो एक बार जरा, इतना आया है मेरा। 3a² आया है 48, नहीं 42, 18। मिला लें एक बार जरा दोबारा से। इसकी इससे मल्टीप्लाई 4 और प्लस 12, 4 और 12 16। तो पहली बात तो 16 हो गया, या 48 हो गया, ठीक है, पहला काम सही हो गया। अगले की इससे मल्टीप्लाई -6 -3 माइनस का 9, ठीक है। तो ये 9 हो गया माइनस का,
परफेक्ट। 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 27 हो गया बॉस। 3 से मल्टीप्लाई करते 27, परफेक्ट। और बढ़िया, चलो है ना। -8 -4 माइनस का 12, 3 से मल्टीप्लाई करते -36, परफेक्ट। अगले की मल्टीप्लाई 12 + 1 13, 13 × 3 39, एकदम परफेक्ट है ना भाई। अब क्वेश्चन वाले ने कहा है कि हमें तो इनका सम करके बताओ पहले तो। अभी कोई एरर है इसमें? ठीक है, अब जोड़ लेते हैं। ये हो गया कितना? 40 68 72। अच्छा ओके, तुम तो आंसर बता रहे हो। -63 इन दोनों का। वेरी गुड बेटा, -84। अगले वाले का 51, झकास। अब देखो ये हमसे आया, अब हमसे क्वेश्चन वाले ने क्या पूछा? हमसे तो इसका एडजॉइंट मांग रहा है। ठीक है, तो एडजॉइंट मांगते समय पर आई विल डू एडजॉइंट ऑफ 3a² प्लस में 12a। मेरे को अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल डायगोनल को स्वैप कर लें। तो 51 इधर कर दिया, 72 इधर कर दिया, और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया। माने ये प्लस का 63, ये प्लस का 81। सजल का आंसर है 51 63, 51 63, 84 73। 84 बोल रहा है बच्चा, 84 ही है, सही है। मैंने ही तरह से मिस्टेक प्रिंटिंग। सही है, एकदम बराबर। ठीक है, हो गया। किसका ट्रांसपोज? नहीं, ये तो अपने ट्रिक से करा है ना, मैंने कोफैक्टर नहीं निकाले, आपको याद होगा है ना। हाँ, अगर जैसे मान लो, जैसे अपना क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो, अभी अपने कौन सा क्वेश्चन लिया था? क्वेश्चन में क्या था अपने? 1 1 1 2 1 -3, 1 1 1 2 1 -3 है ना। और क्या थी लास्ट लाइन? 1 2 3, 1 2 3, ये था है ना। और आपने मेरे से अगर एडजॉइंट पूछा गया था ना, तो मैं अगर बाय द वे एडजॉइंट जल्दबाजी में निकाल रहा होता ना, जैसे बहुत ही ज्यादा जल्दी में निकालना होता अगर मेरे को एडजॉइंट, तो मैं क्या करता? लिखता 1 1 1 2 1 -3 1 2 3, और इसके जो पहले जो दो कॉलम है ना, 1 2 1, पहला कॉलम ये है और अगला कॉलम 1 1 2, इनको दोबारा लिख देता। लिख लिया। लिखने के बाद में जो पहली दो रो है इन्हीं को इनके नीचे लिख देता, 1 1 1 1 1, फिर अगली रो थी 2 1 -3 2 1, ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद इसे डिलीट मान लेता कि ये खत्म हो गए। अब यहां साइड में ना, एक साइड के अंदर अपनी तरफ से सीधा एडजॉइंट के लिए एक डब्बा खोल के रखता, डब्बा खोल के रखता साथ में। अब देखो जरा, मैं इसको एक है ना, इसको एक डिटरमेंट मानता। पहली डिटरमेंट ये हो जाती मेरे लिए, फर्स्ट डिटरमेंट। इसकी वैल्यू निकलती 3 3 + 6 9। पहली डिटरमेंट सॉल्व होगी। अब मैं दूसरी डिटरमेंट के लिए ट्राई करता। दूसरी डिटरमेंट ये दो, अगले दो मेरे लिए डिटरमेंट बनाते। तो 2 -3, 2 -3 दैट इज -1, मैं यहां लिखता। अच्छा, अगले दो कौन से होते? अगले दो होते मेरे लिए ये दो, अगले दो है ना। फिर -3 -1 -4। अब देखो, मैं उतर रहा हूं नीचे लेकिन बिछा रहा हूं यों, माने मैं वर्टिकली डाउन आ रहा हूं लेकिन हॉरिजॉन्टली लिखता जा रहा हूं, राइट है। अब अगले दो कौन से होते बॉस? अगले दो होते ये है ना, -3 -6 दैट इज -9। ठीक है, नेक्स्ट टू कौन से होते बॉस? नेक्स्ट टू होते ये वाले दो, 3 -1 दैट इज 2। अगले दो कौन से होते? ये वाले दो, राइट है। तो ये वाले दो कितने होते? 2 -3 दैट इज -5। एक से 2 -3 दैट इज +5। ठीक है, अगला 2 -1, 4 -1 इज 3। अगला वाला होता है 1 -2 इज -1। अगला वाला होता है 1 -2 इज -1। दोबारा देख लें, 1 -2 1 -2, परफेक्ट है ना। अब जरा हमारे पिछले वाले रिकॉर्ड को मिला लें क्या? हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या था इसका? 9 -1 -4, ऐसा था क्या अपना? 9 -1 -4, परफेक्ट। अगला वाला लिखा हुआ है इसमें छोटा छोटा सा, क्या लिखा हुआ है? -925, -925 एग्जैक्टली। लास्ट लाइन क्या लिखी है इसके अंदर? छोटे से के अंदर लिखिए 3 -1 -1, 3 -1 -1, परफेक्ट। इसका मतलब ये कि यही चीज हम लोगों ने निकाल दिया। क्या कहते हो आप? कुछ नहीं, सीधा एडजॉइंट निकाला है मैंने, सीधा एडजॉइंट, कोई ट्रांसपोज नहीं, कुछ नहीं, सीधा खड़क से नहीं, एक झटके के अंदर क्वेश्चन फिनिश। ना तो कोई कोफैक्टर निकाला, ना ट्रांसपोज करा। जब भी एडजॉइंट की जरूरत पड़ती है 3 वाले की, मैं इस रास्ते से निकलता हूं, और अगर मुझे 2 की जरूरत पड़ती है स्वैप करता हूं, साइन बदलता हूं।
तो मतलब क्योंकि है ना, देखो एग्जामिनेशन की डिमांड है, मेरी डिमांड नहीं है कि मुझे छोटे रास्ते चाहिए। एग्जामिनेशन की डिमांड है कि उसने हमारे को वो कैलकुलेशन में इतना उलझा रखा है कि जितनी फास्ट कर सकते हैं हम करने की कोशिश करते हैं। एक का समय दूसरे को देते हैं, एक जगह का एक क्वेश्चन का टाइम हम दूसरे को उठा के देते हैं, ताकि एक में समय बचे, चलो दूसरे में फास्ट निकल जाएंगे, है ना। जो आपको जिस रास्ते से जाना हो, जिस रास्ते जाना हो बेस्ट है, ठीक है। मेरी तरफ से तो कोई प्रेशर है नहीं, है ना। फिर भी अगर आप में से कोई इस क्वेश्चन को करना चाहे तो कर ले, ठीक है। मैं आपके सामने मैट्रिक्स दिखा रहा हूं, ठीक है। मैट्रिक्स है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ठीक है। फाइंड एडजॉइंट मैट्रिक्स बताइएगा। आपको जैसे अगर लगता है कोफैक्टर वाले तरीके से, आप कोफैक्टर वाले तरीके से लिख करके आंसर लिख दो। नहीं, इसमें साइन चेंज वगैरह कुछ नहीं करना, साइन चेंज वगैरह कुछ नहीं करना, नथिंग। भाई जैसे कई बच्चों ने कहा कि सर वो कोफैक्टर वाला ही बढ़िया था, तो मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनका कोफैक्टर वाला अगर बहुत अच्छा है तो वो अभी सबसे पहले वही आंसर लगाएंगे। इसको ऊपर करना था। कौन से मेथड से आया? कोफैक्टर वाले से? अच्छा, ओके। एक मिनट पहले सभी का जान दो। हाँ बस इसके जस्ट बाद ही होगी करण। हाँ भाई तब तक मैं भी लग जाऊं, है ना। 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, पहले दो कॉलम पीछे लिखे, 1 -1 0 2 3 -2। अब यही दो रोज नीचे लिखी, 1 2 -2 1 2, फिर -1 3 0 -1 3। फर्स्ट ये डिलीट, है ना। अब तो मैं सीधे सीधे आंसर ही लिखूंगा, है ना। अच्छा, 3 -0 3 -4 और -2 दैट इज 2, 0 + 6 6, ठीक है। देख लो फर्स्ट लाइन आ गई साहब मेरी, ठीक है। फर्स्ट लाइन आ गई। अब मैं इसके अंदर जा रहा हूं सेकंड वाले में, 0, मेरा पेन को देख सकते हैं, 0 + 1 1 1 -0 1 2 -0 2, सेकंड लाइन 1 1 2 1 2 1 1 2, यस एग्जैक्टली, है ना। अगली लाइन, लास्ट लाइन पे जा रहा हूं बॉस, लास्ट लाइन पे जा रहा हूं, 2 -0 2, अगली लाइन पे जा रहा हूं 0 + 2 2, अगली लाइन पे जा रहा हूं 3 + 2 5 2 2 5, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं, देख लीजिए कौन सा वाला ज्यादा बेहतर है। है ना, इसलिए क्योंकि ना हमारे को अब देखो, आपको भी पता है मुझे पता है, ये सारा सरदर्द हम जो पाल रहे हैं ना, है ना। अब किसके लिए पाल रहे हैं? इसके लिए पाल रहे हैं ना कि अगर अगला क्वेश्चन यही पूछेगा कि फाइंड, है ना, इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। और इनवर्स के टाइम पे कैसे दिखाएगा वो? 1 2 -2 -1 3 0 और 0 -2 1। अगर मुझे किसी का इसका इनवर्स निकालना है तो ए का इनवर्स इज इक्वल होता है 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में एड ए डिजे, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब मेरे को जरूरत पड़ेगी डिटरमिनेंट ए की जरूरत पड़ने वाली है। अब डिटरमिनेंट ए भी निकाल लेते हैं, लगे हाथों इसका, राइट है। यहां साइड के अंदर हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, राइट है। और डिटरमिनेंट निकालने के लिए तो आपको पता ही है, 1 -1 0, इट इज 2 3 -2, पहले 3 का सम प्लस अगले 3 का 0, अगले 3 का कितना 4, माइनस इस वाले 3 का 0, इस वाले 3 का 0, इस वाले 3 का -2, तो फाइनली कितना हो गया 9। आपका कितना आया? 3 2 6। नहीं मैं तो बाकी बच्चों को पूछ रहा हूं, 1 1 2 नहीं, मैंने अभी सिखाया आपको, डिटरमिनेंट निकालना भी सिखाया था। ये मेरा आंसर है भाई।
बोर्ड में मत दिखाना ये सब चमत्कार, बस बाकी सभी जगह पे वैलिड होगा, ध्यान रखना। बोर्ड में दिखाना ही नहीं है, बोर्ड वाले को तो ऐसा बताना है, नहीं भैया जो तुम बताए हो वो ही है सत्य, बाकी सब सारे टीचर झूठे हैं, तुमने ही सच बोला है, बस ध्यान रखना। आप उनकी मर्यादा का उल्लंघन करोगे, साइड से हटा देंगे भैया वो बहुत बुरी तरह से। क्या डिटरमिनेंट निकालने का शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले यहां से आगे तो चलूं मैं, है ना। ये मैंने तो आपको इसलिए सिखा दिया, पहले ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द होता है, एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर, माइनर, ये क्या रुक जाता है यहाँ पे लेक्चर मेरा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फास्ट खेल रहा हूं भैया। एडजॉइंट निकालना सिखा दिया है ना, अभी डिटरमिनेंट निकालने के ऊपर और आना है ना। ओके, आप में से सभी को वैसे डिटरमिनेंट निकालना आता है, मैंने जस्ट अभी अभी डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था, आपको याद है। मान लो कि मेरे को, है ना, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, -1 2 5, इधर की तरफ लिखा है 2 -3 1 और इधर लिखा हुआ है -1 1 1। लेट्स से इफ इट इज दिस, फाइंड। अब डिटरमिनेंट को बोलते हैं डिटरमिनेंट ए, ऐसे भी बोल सकते हैं, या क्वेश्चन वाला ऐसे नहीं बोलेगा ना, अगर आपको डराना होगा तो ये बोलेगा डेट ए। आधे बच्चे यही ढेर हो जाते हैं, डेट ए क्या चीज है, ठीक है। डेट ए इज नथिंग बट द डिटरमिनेंट ए, है ना, डिटरमिनेंट ए। अब डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो इस माइनर को डिटरमिनेंट वाले डब्बे में बदलो, -1 2 5 2 -3 1 -1 1 1, फिर लिख लो, देखो पहली रो, ठीक है, पहली रो का देखो याद रखना एज इट इज, फिर अगला वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो देखो प्लस की वजह से एज इट इज आया, फिर -2 उसका माइनर आएगा, फिर प्लस 5 और उसका माइनर आएगा। अब माइनर क्या होता है याद है ना, मैंने अभी भी सिखाया था, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, बाकी लोगों का मतलब -3 -1 -4, सही है। फिर दो वाले पे गए, 2 की रो डिलीट, कॉलम डिलीट, बचे रह गए, देखो जरा 2 एकम 2 2, फिर +1 3, ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं 3। अब 5 पे गए, 5 वाले की रो डिलीट, कॉलम डिलीट, रह गया कितना 2 -3 -1। अब इनको सम कर लो, कितना आ गया भाई 4 -6 -5, कितना रह गया -7, है ना, ऐसे, है ना। अब इस जगह पर, है ना, हम ऐसे वाले तो मेथड यूज करते ही हैं, लेकिन इसके सिवा एक और दूसरा मेथड यूज करते हैं, जिसे सारस मेथड बोलते हैं, वो भी अभी आने वाले टाइम में विल डिस्कस ऑन दैट। बट हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट वो नहीं है, प्राइम ऑब्जेक्ट ये है कि पहले बस अपन है ना एक वो इनवर्स के कहानियों को खत्म कर लें, जो बेसिक क्वेश्चंस है ना उनको खत्म कर लेते हैं, फिर आता हूं इस पे। तब तक आप मेरे को बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं कि सॉल्व, ठीक है, सॉल्व इक्वेशंस, और इक्वेशन के नाम पे दे रखा -x प्लस का 2y प्लस का 5z इज इक्वल टू में दे रखा 2, यहां पे दे रखा 2x माइनस का 3y प्लस का z इज इक्वल टू में 15, ठीक है। अगले नंबर पे दे रखा है -x प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू में -3। अभी मान लो मेरे को 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है ना, 3 इक्वेशन सॉल्व करने का जो सबसे प्राइम मेथड है वो इनवर्स का मेथड है। इनवर्स का मेथड क्या कहता है, सबसे पहले आप इसके कोफिशिएंट अलग कर लो। अगर आप इसके कोफिशिएंट अलग करते हो और उसको एक मैट्रिक्स में अरेंज करते हो तो आपको मिलेगा -1 2 5 -1 2 5, ये मिल जाएगा 2 -3 1, इधर बन जाएगा -1 +1 1, सही है। अच्छा, और जो XYZ है ना, हम इसको दोबारा कैसे पा सकते हैं, XYZ यहां लिख लेते हैं। जिस दिन भी आपको सच में मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, आपको पता चलेगा कि आप इसकी जैसे इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको ये मिल जाएगी, और इसके सामने आप एक कॉलम मैट्रिक्स लिख दो 2 15 और 3। मैथमेटिकली इन्हीं 3 इक्वेशनों को दोबारा दिखाने का ये दूसरा रास्ता है, मतलब इसी चीज को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ये और ये वन एंड द सेम थिंग, कुछ अलग नहीं है, मैथमेटिकली दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो फिर अपने को क्या करना है, हमें XYZ निकालना है। तो देखो अगर आप इन्हें ऐसे नहीं समझो, आप ऐसे समझो, है ना, मैं आसान शब्दों में जवाब दे रहा हूं, हालांकि मैथमेटिकली रॉन्ग, बट अगर देखा जाए आसान शब्दों में आपको बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। इधर आपने लिखा 2 15 3 ऐसे लिखा, ठीक है। अब ये वाली जो पार्टी उधर की तरफ जाएगी तो एक तरह से खुद का इनवर्स क्रिएट करेगी, ठीक है ना, तो आप उधर भेज दो, बस इनवर्स क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे आप उधर भेजोगे इसका इनवर्स हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा, मतलब ये पीछे जाकर के इनवर्स बना लेगी। अब देखो ये मैथमेटिकली रॉन्ग क्यों है वो बताता हूं। मैथमेटिकली रॉन्ग यूं है कि हमने यहां पर है एक बहुत ही बड़ी चीज का उल्लंघन करा है, वो ये कि हमने मैथमेटिकली सोचा सही है,
बट लिखा गलत है। हमें प्री और पोस्ट के बगैर ये सोचना ही नहीं है, ध्यान रखना। अब कैसा लफड़ा है वो बताता हूं। जब मैं यहां लिख रहा होता हूं तो एक तरह से मैं पोस्ट क्रिएट कर रहा होता हूं, मैंने पोस्ट मल्टीप्लीकेशन क्रिएट करा है, बट मैथमेटिकली वो करेक्ट नहीं है। कैसे नहीं है समझाता हूं, देखो, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज, अगर मुझे XYZ निकालना है तो एक तरह से इसे हटाना है, इसको रिमूव कर दूं। अगर इसको रिमूव करना है तो रिमूव करने का बेस्ट मेथड ये है कि मैं इसी के इनवर्स से इसकी गुणा कर देता हूं, क्योंकि जब भी आप किसी के इनवर्स से उसी की गुणा करते हो तो आई आ जाता है। जब भी किसी के इनवर्स की उसी मैट्रिक्स से गुणा करते हो तो आई आता है। तो अगर मुझे इसको, जैसे लेट से इसको कुछ नाम देते हैं अपन, है ना, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं एक्स, और इस वाले को नाम देते हैं बी। अब मुझे ए को अगर रिमूव करना है तो बेस्ट मेथड इज मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं जैसे प्री मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसे दिखेगा, क्योंकि मेरे को दोनों तरफ करनी पड़ेगी ना। नाउ इट इज आई टू मी, ये मेरे लिए अब आई बन गया। जैसे ही आई बनेगा तो एक तरह से आई एक्स बनेगा, हाँ या ना। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, आई एक्स इज नथिंग बट एक्स। तो मुझे एक्स मिल जाएगा ए इनवर्स बी के मल्टीप्लीकेशन से। माने मुझे अगर एक्स को निकालना है, माने इसको निकालना है, तो मुझे इसकी, माने बी की, इसके इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं कैसे दिखा रहा हूं, मैं ऐसे ही दिखा रहा हूं, XYZ इज इक्वल टू में, अब मुझे चाहिए इसका इनवर्स, और पीछे जाएगा कौन, 2 15 3, और जैसे ही मैं इनवर्स क्रिएट कर लूंगा, मेरे को मल्टीप्लाई करने की देर है और मैचिंग मैचिंग में आंसर आ जाएगा, राइट है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी बात पे, इनवर्स कैसे निकालेंगे। इनवर्स निकालने के लिए रास्ता क्या होगा, इनवर्स निकालने के लिए रास्ता वही रहेगा 1 डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, सही है। तो पहला काम डिटरमिनेंट ए की तैयारी करो, दूसरा काम एडजॉइंट ए की तैयारी करो। अब यहां टाइम लगता है हमारा, हाँ, ये वो पिछली वाली तो नहीं है कहीं, सेम ही तो है ना। इसका डिटरमिनेंट ए पड़ा ही हमारे पास, है ना। ये पिछला वाला ही तो क्वेश्चन है, क्यों, तो यहां पे लिख देते हैं 1/-7 इनटू में अब लाते हैं इसका इनवर्स। ये इसका इनवर्स पिछली बार तो नहीं निकाला था हमने, पिछले पेज पे किसका इनवर्स निकाला था, किसी और का निकाला था अपन ने। इसका इनवर्स किसी के पास में इनवर्स है, क्या होगा, -3। क्वेश्चन में -3 होगा। अच्छा, ये लास्ट वाले में, ओके, है ना। अच्छा, अब आते हैं इस पे कि हमारे को इसका इनवर्स निकालना है। आ जाओ भाई लोगों, इसका इनवर्स -1 2 5 2 -3 1 -1 1 1। आप लोग इसका इनवर्स बताएंगे मेरे को। दिया तो था भी नहीं, वो दूसरा था, मैंने भी चेक करा, वो दूसरा था। फर्स्ट रो बताइए, पहली रो बताओ, पहली रो 2 15 -3। एक मिनट मैं चेक करता हूं। -1 2 -1 2 सॉरी -3 1, है ना। -1 2 5 -1 2, इट इज 2 -3 1 2 -3। ये डिलीट माइनस, ये मिला के माइनस का 4, परफेक्ट, ठीक है। 5 - 2 इज 3। अगला वाला 2 + ये 17, यही है क्या भाई, एग्जैक्टली, है ना। ये हो गया -1 -2 माइनस का 3, एग्जैक्टली। ये हो गया कितना, -1 माइनस का ये माइनस का 6, वाह। अगला वाला 10 + 1 11। अगला वाला कौन, कितना, 2 - 3 दैट इज -1। अगला वाला -2 + 1 -1। अगला वाला 3 - 4 -1। क्या ये सही है क्या भाई, ये वाला। अरे आप ऐसे मत बताया करो, सेकंड वेकेट नहीं, नंबरों से बताओ, A22 A23 ऐसे बताता है आदमी। कितना, -1 -3 4 11। ये वाला -4 आ रहा है, ये वाला 4 आ रहा है तुम्हारा, है ना। इसको भी चेक कर देता हूं, देखो जरा, -1 प्लस का 5 4 आ रहा है बॉस, एकदम सही पकड़ा आपने, 4 आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट, 4 आ गया, है ना। अच्छा, अब अपन करते हैं -1/7। लीजिए साहब, मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, जैसे मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते कितना आ रहा है, -8। इसकी मल्टीप्लाई करते +45, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते -51, यही आ रहा है बस। तो -14 आ गया,
ठीक है, चलो हटा दो। अब अगले वाले पे चलते हैं। अगले की इससे मल्टीप्लाई करते आ रहा है, माइनस का 6, 4 इंटू प्लस का 60, 11 इंटू माइनस का 33, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 60 माइनस 39, 21। क्या बात है, ठीक है। अगला वाला दे रहा है -2, माइनस का 15 प्लस का 3, 15 और 2 17, 3 माइनस का 14, ठीक है। तो फाइनली जैसे ही मैं माइनस के 1/7 से गुणा करूंगा, इट इज 2, इट इज -3, इट इज 2। हाँ साहब, तो मैं बोल सकता हूं x की वैल्यू आ रही है 2, y की वैल्यू आ रही है -3, z की वैल्यू आ रही है 2, और ये आंसर आ गया। सही है। ये कौन सा, ये बोर्ड में लग जाएगा तुम्हारे, ठीक है। तो मैं इसीलिए आज ये बहुत बेसिक काम हुआ, ये सब नक्की कर दिया है ना, लेकिन क्योंकि एडवांस में हमें इससे बहुत अच्छा लेवल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस अपन उसकी तैयारी रखते हैं। कल के दिन पे मिलते हैं सुबह 10 बजे, और दोबारा से बस अब इसके आगे धमाल लगाएंगे ना। चलो भाई, है ना, टाटा टाइम। हाँ अभी है ना अगली क्लास। नहीं, अभी कुछ मत करो। आज एक दिन अपन थोड़ा राहत में ले लेते हैं, कल 10 बजे से काम मिलेगा ना, फिर उसमें और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्या क्या क्या, टेस्ट का सिलेबस ना, टेस्ट का सिलेबस डाल दिया, ग्रुप पे डाला हुआ है। अच्छा, बेसिक यही है भैया, और इससे ज्यादा बेसिक से क्या पढ़ाएंगे यार, डिटरमिनेंट यार, ठीक है। एडवांस का है क्या, मेंस का है, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, 10 क्वेश्चन बहुत आसान देंगे, 15 बहुत अच्छे देंगे, ठीक है। वो 10 छांटना, ढूंढना, आप 10 क्वेश्चन ढूंढना कि कौन से हैं वो 10 क्वेश्चन, ठीक है। पक्की बात, बहुत आसान दूंगा। अरे क्यों, इसमें क्या है, 15 भी तो बहुत मुश्किल दूंगा ना, ऐसे इतने मुश्किल दूंगा 15 के शायद मिले ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना। आप ढूंढना तो सीखोगे ना एटलीस्ट इससे, है ना। हाँ, वो कहां छुपे होंगे वो आप देखना, ठीक है। चलो टाटा, गुड डे।